हेलो एवरीवन। तो आपके सामने यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो कि हुई थी 15 मार्च 2022 को। तो इसमें जीएस के जो 30 प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने रख रहा हूँ। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जो परीक्षा होने जा रही है 31 मई 2026 को, तो इस परीक्षा में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 31 मई 2026 को आपकी जीडीसी की परीक्षा है और उसके बाद 7 जून को आपकी जीआईसी की परीक्षा करवाई जाएगी। जीडीसी में कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि जीआईसी में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जीएस से। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। दोनों का सिलेबस लगभग समान है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एक परीक्षा की तो दोनों की तैयारी आपकी अच्छी खासी हो जाएगी। फिलहाल इस चैनल पर आप लोगों को दोनों परीक्षाओं में जो सिलेबस है उसके लिहाज से मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आज देखते हैं 15 मार्च 2022 का क्वेश्चन पेपर। और इसके पहले, मतलब अब जो परीक्षा होने वाली है 2026 में, इसके पहले यही परीक्षा हुई थी, तो ये काफ़ी रिलेवेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है और ये पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें है जो कि सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, विकल्प डी है कि अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित है, ये करेक्ट है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ, इनका उल्लेख अनुच्छेद 154 में है, इनको रट के रखिएगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51A में किया गया है, ये भी करेक्ट है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों ये मिलेगा आपको आर्टिकल 54 में, ठीक है, अनुच्छेद 54 में मिलेगा। जबकि जो ये अनुच्छेद 52 है, इसका जो संबंध है ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये मिसमैच है। ठीक है, ये मिसमैच है, तो यही आपका आंसर था। ठीक है, ये मिसमैच है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या नीचे दिए गए चित्र में क्वेश्चन मार्क का स्थान लेगी। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो ये प्रश्न है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और रीजनिंग भी आपके सिलेबस में है जीएस के। यहाँ पर इसका उत्तर आप कैसे निकालेंगे, जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है 46 और ये अगली संख्या जो है यहाँ पर है 22। इसको आप माइनस करिए, 6 में से 2 गए 4, 4 में से 2 गए 2, नीचे दिया गया है 24। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर 69 लिखा गया है और यहाँ पर लिखा गया है 42। इनको आप माइनस कर दीजिए, तो ये दोस्तों आपका बनता है 27 जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो यही जो क्राइटेरिया है यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। 79 में से 38 को आप माइनस करेंगे और आपको यहाँ पर मिलेगा 41। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि एक स्कूल के 2017 से 2020 तक लड़कों और लड़कियों का अनुपात नीचे दिया गया है। 2017 में अनुपात 1:4 है, 2018 में 1:2 है, 19 में 1:5 है, 20 में 2:4 है। ठीक है, कह रहे हैं कि 2018 और 2020 में लड़कियों का अनुपात 3:1 है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 2018 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 2018 में तो गर्ल को जी से और बॉयज़ को हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 2018 में जो बॉयज़, ठीक है, बॉय और गर्ल का जो रेशियो है वो कितना है, यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये कितना है 1:2 है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, गर्ल 2018 में कितने हैं, तो 2 गुना है। ठीक है, 2 गुना बॉयज़ 2018 के, तो यही रेशियो बनेगा आपका जी 2018 = 2 इंटू बॉयज़ 2018। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 2020 का जो आंकड़ा है ये क्या है। 2020 में जो रेशियो है बॉयज़ और गर्ल का वो कितना है, यहाँ पर देखिए 2:4 है। ठीक है, इसको आप सरल करेंगे बनेगा 1:2, सेम रेशियो बन रहा है आपका। मतलब इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो गर्ल हैं 2020 में, तो ये 2 गुना है बॉयज़ के। ठीक है, बॉयज़ जो हैं 2020 में, समझ गए आप। यहाँ पर अब हम रेशियो निकालेंगे। 2018 और 2020 में लड़कियों का अनुपात कितना है, 3:1 है। यानी कि 2018 में गर्ल 2018 में कितनी है और गर्ल
2020 में कितनी हैं। तो दोस्तों ये रेशियो बता रहे हैं कितना है, 3:1 का है। तो यहाँ पर अगर आप गर्ल 2018 देख रहे हैं, ये होता है 2 इंटू बॉयज़ 2018 के, और सेम रेशियो यहाँ पर भी है गर्ल 2020 का 2 इंटू बॉयज़ 2020। ठीक है, रेशियो सेम आपका यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये आपका बन रहा है 3/1, 2 से 2 कैंसिल, और ये आपका रेशियो क्या आ गया, 3:1। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो बात हो रही है कि 2018 और 2020 में लड़कों का अनुपात, तो ये 3:1 है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे 3:1। तो ये आपका जो उत्तर है सी, ये विकल्प आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) भारत के सभी नागरिकों का किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है। तो दोस्तों क्या करें कि आर्टिकल 19(1)(g) जो है ये किसी भी पेशा या व्यवसाय को करने के अधिकार को सुरक्षित करता है। ये कथन आपका करेक्ट है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत मादक द्रव्यों की व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरा कथन भी आपका करेक्ट है। 1 और 2 दोनों आपके यहाँ पर सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है ये लॉर्ड कर्जन रहेगा, ऑप्शन बी। ये 1904 में ये अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिवेंशन एक्ट 1904 में आया था। लॉर्ड कर्जन उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एंट्रोपी के बारे में। तो कह रहे हैं कि एंट्रोपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है, तंत्र मतलब सिस्टम की ऊर्जा जब बढ़ती है तो कौन सा कथन सही होगा। अगर तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो मतलब दोस्तों तंत्र की एंट्रोपी भी बढ़ेगी। ठीक है, यही तो होता है थर्मोडायनेमिक्स में, अगर आपने पढ़ा होगा तो यही तो होता है। और तंत्र की एंट्रोपी घटती है, दोनों परस्पर विरोधी हैं, तो दूसरा वाला कथन गलत होगा। दोनों से केवल एक ही सही हो सकता है, तो केवल एक सही है, इसका विकल्प ए। यदि स्कॉटलैंड को 1 2 3 4 5 6 7 8 स्कॉटलैंड को डिनोट कर रहे हैं, लोन को डिनोट कर रहे हैं 1 4 3 5 से, लॉर्ड्स को डिनोट कर रहे हैं 8 1 2 4 से, DAN को डिनोट कर रहे हैं 5 3 7 से, SON को डिनोट कर रहे हैं 4 5 8 से, तो सी का कोड क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट है कि जो सी है उसको आप 6 से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में मैं आपको जब आपका रीजनिंग करवाऊंगा तो ये क्वेश्चन भी मैं वहाँ पर रखूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। फ्रियान गैस दोस्तों आपको पता ही होगा, ये प्रशीतक होती है, फ्रीज में प्रयोग में लाई जाती है। ये मैच होगा, यानी कि ए का जो है ये 3 मैच हो रहा है। बी का वाटर गैस क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये होता है आपका हाइड्रोजन गैस, यानी कि बी का 4। अब सी देखते हैं, रॉकेट ईंधन, तो दोस्तों आप जानते हैं द्रव हाइड्रोजन जो होता है, ये जाएगा सी का 1 के साथ, सी का 1। और टाँका ये टिन और लेड से, ठीक है, तो ये डी का 2 में जाके मैच होगा, डी का 2 में। तो 3 4 1 2 ये विकल्प दिया गया है विकल्प ए में, जो कि आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मत्स्य पालन दोस्तों ये आप जान ही रहे हैं, ये तो बहुत सरल था। फूलों की खेती फूल से संबंधित है, रेशम के कीड़ों का पालन रेशम से संबंधित है, अंगूर खेती अंगूर, मतलब ये क्वेश्चन क्यों आया था, मतलब क्या मतलब है इसका। ठीक है, एनीवे आया था, तो इसको इस तरह से मिलान कर लीजिए आप। अगला है हाल ही में निम्नलिखित में किस संस्थान ने एक नया ड्रोन अनुसंधान केंद्र खोला है। तो देखो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, 2021 का करंट है, जो कि अब रिलेवेंट नहीं है। और तब ये खोला गया था कहाँ पर, IIT रुड़की में। एरो इंडिया का भी क्वेश्चन है, ये दूसरा करंट का क्वेश्चन है, 30 प्रश्न में ये दूसरा करंट है, इसको डिनोट करते हैं C2 से। तो इसमें जो है 11 जो है इसका जो उत्तर है ये सी सही था, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला है कि कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, UPPSC का ये एक फेवरेट क्वेश्चन है,
बार बार ये पूछा जाता है यूपीपीएससी में, जो कि इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ताप्ती नदी। एक बस में सवार 50 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। औसत आयु मतलब लगभग, अगर ये पूछा जाए आपसे कि 50 विद्यार्थियों की पूरी आयु जोड़ के बताइए कि कितनी आयु हो गई, तो कैसे निकालेंगे आप? 50 गुणे 20 बराबर क्या हो जाएगा? 10, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 1000 वर्ष। ये 50 लोगों की कुल उम्र हो गई 1000 वर्ष। कहते हैं कि कब जब कंडक्टर की आयु सम्मिलित कर ली जाती है तो औसत आयु कितनी बढ़ जाती है? 1 वर्ष से बढ़ जाती है। तो अगर कंडक्टर शामिल होगा तो 50 से कितने लोग हो जाएंगे? 51 हो जाएंगे, और औसत उम्र हो जाएगी कितनी? 21 वर्ष हो जाएगी। अब यहाँ पर जो आपका बनेगा, कितना बनेगा? 1071 हो जाएगा, 1071 वर्ष बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछे कंडक्टर की आयु क्या होगी? कंडक्टर की आयु तो 1071 में से 1000 घटाएंगे, हो जाएगा आपका 71 वर्ष। ठीक है, तो काफ़ी उम्रदराज कंडक्टर है। ये विकल्प ए आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? दोस्तों आपको याद होगा स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना? ये दोस्तों हुई थी 1 जनवरी 1923 को हुई थी, और इसमें चितरंजन दास, CR दास, ये अध्यक्ष बनाए गए थे, ये अध्यक्ष थे, और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। तो इसमें 2 और 4 वाला जो विकल्प है ये करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि जुलू जनजातियां निम्नलिखित राष्ट्रों में से किसमें पाई जाती हैं? तो दोस्तों जो जुलू जनजाति होती है दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, रट के रखना होगा आपको। पेड़ जड़ से वैसे ही संबंधित हैं, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ये अगर आपका वृक्ष है तो जड़ के बगैर जो है पेड़ नहीं खड़ा नहीं हो सकता। जैसे धुआं जो है दोस्तों वो आग से संबंधित है, जब तक आग लगेगी नहीं तब तक धुआं उठेगा नहीं। तो ये विकल्प सी आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निम्नलिखित रसायनों में से किसको उत्सर्जक के रूप में पैदा करते हैं? तो देखो, अगर आपने अब तक इस चैनल पर LT का UPHESC विज्ञापन संख्या 51 का अगर टेस्ट आपने लगाया है तो ये देखा होगा आपने कि मैं ये प्रश्न कई बार करवा चुका हूँ, जिसमें जल में निकलता है। ठीक है, विकल्प डी करेक्ट है, जिसमें जिस वाहन में हाइड्रोजन ईंधन प्रयोग में लाया जाता है तो वहाँ पर जैसे होता है ना कि जब आप फ्यूल यूज करते हैं डीजल या पेट्रोल तो धुआं निकलता है, तो जिस वाहन में हाइड्रोजन ईंधन होता है वहाँ पर जल निकलता है। अच्छी बात है ना। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। मुकेश अंबानी की मतलब जो बिल्डिंग रहने वाली उसका नाम एंटीडिया है, करेक्ट है। जसप्रीत बुमराह दोस्तों संजना गणेश, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। नोवावैक्स कोविड-19 से संबंधित है, ये भी करेक्ट है। इंदु मल्होत्रा कह रहे हैं कि महिला क्रिकेटर हैं, दोस्तों ऐसा नहीं है। इंदु मल्होत्रा 2021 में सुप्रीम कोर्ट की जज हुआ करती थी, तो डी विकल्प आपका सुमेलित नहीं है, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 19वां क्वेश्चन, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है, ये सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, दोस्तों शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये अनुच्छेद 22 और 23 में दिया गया है। ठीक है, न कि 20 से 22 के बीच में है, तो ये आपका जो है सुमेलित नहीं है, तो यही आपका उत्तर हो गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है, ये करेक्ट है। और ये सारे जो अनुच्छेद हैं इनको रट के रखिएगा, यहीं से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं, रात के समय खिलते हैं, क्योंकि क्या होता है जो रेगिस्तानी कीड़े होते हैं रात के समय सक्रिय होते हैं ताकि परागण वो कर सकें, तो विकल्प डी करेक्ट होगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद में 10 और 28 संस्करण है, करेक्ट है। ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है, करेक्ट है। 1 और 2 दोनों सही हैं, विकल्प सी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, बैलाडीला खान कौन सा सुमेलित नहीं है ये बता रहे हैं। खदान और राज्य दिया गया है, तो बैलाडीला दोस्तों मिलेगा मध्य प्रदेश में, ये बता रहे हैं। चिकमंगलूर कर्नाटक में, मयूरभंज उड़ीसा में, सिंहभूमि झारखंड में। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है? देखो यहाँ पर सिंहभूमि झारखंड में ही है, करेक्ट है। मयूरभंज उड़ीसा में है, करेक्ट है। चिकमंगलूर कर्नाटक में है, करेक्ट है। लेकिन बैलाडीला दोस्तों ये मध्य प्रदेश में नहीं है, बल्कि मिलेगा कहाँ पर आपको? तो ध्यान देना, ये मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगा आपको, बल्कि ये मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ में। तो ये आपका विकल्प ए उत्तर होगा, जो कि सुमेलित नहीं है।
बैलाडीला क्या है? लोहे की खान है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? दोस्तों आपको पता होगा कि जो क्वाड ग्रुप बनाया गया है उसमें 4 देश शामिल हैं। इसमें है भारत, इंडिया, अमेरिका शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। ठीक है, तो ध्यान देना कि हिस्सा जो है कतर नहीं है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और एक बात और ध्यान रखना कि क्वाड का जो समिट होता है, जो सम्मेलन होता है, तो ये 2025 में भारत में होना था, लेकिन अमेरिका ने कहा भाई साहब मुझे करवा लेने दीजिए, तो ये चला गया था अमेरिका में। और अब मई के अंत में 2026 में जो क्वाड समिट होने वाली है, ये कहाँ पर होगी? न्यू दिल्ली में होगी। इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, राइज एंड डीप के बारे में बात हो रही है। राइज मतलब उभार और डीप मतलब गर्त। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जो विकल्प आपका सही है वही आपको चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो चैलेंजर गर्त है ये मिलेगा आपको कहाँ पर? उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में। तो ए का जो विकल्प है ये 4 सही होगा। डॉल्फिन उभार, डॉल्फिन रेज, दोस्तों ये मिलेगा आपको कहाँ पर? ये जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बी का 4 सही होगा। ये चैलेंजर रेज, तो दोस्तों ये मिलेगा आपको कहाँ पर? तो ध्यान देना, ये आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर में मिलेगा। सी का 2 सही है। और डी चागोस कटक, ये मिलेगा आपको हिंद महासागर में। तो यहाँ पर जो बी विकल्प है ये आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और अभिकथन और कारण कहा गया है। देखते हैं। पहला अभिकथन है कि बलबंत तुर्काने चहलगानी का सदस्य था। दोस्तों ये बिल्कुल सही कथन है आपका। कारण बता रहे हैं कि उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण पद स्थान प्राप्त किया था। ये भी सही है। लेकिन दोस्तों ध्यान देना, जो अभिकथन है कि बलबंत तुर्काने चहलगानी का सदस्य था, कारण जो बताया जा रहा है कि उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण पद या स्थान हासिल किया था, तो इस वजह से उसने तुर्काने चहलगानी का पद हासिल नहीं किया था। यानी कि अभिकथन भी सही, कारण भी सही, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला है, आमाशय में जो उपस्थित अम्ल होता है दोस्तों ये HCl होता है। ठीक है, ये आप जानते ही हैं। हड्डियों में क्या मिलता है आपको? कैल्शियम फास्फेट मिलता है। सिरका में एस्टिक एसिड मिलता है। दूध जो होता है लैक्टिक एसिड की वजह से खट्टा हो जाता है। तो ये आपका जो भी आपका मैच हो रहा हो इसको आप मैच करा लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसको भारत के नए सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारत के नए सैन्य अभियान के महानिदेशक 2021 में हुआ करते थे BS राजू। यहाँ पर सी ऑप्शन था, लेकिन इसको थोड़ा सा अपडेट करेंगे। करंट अफेयर का यह चौथा क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। तो 2026 में कौन है? दोस्तों जो 2026 है इसमें 1 अप्रैल 2026 से 1 अप्रैल 2026 से भारत के नए सैन्य अभियान के महानिदेशक, इनको आप क्या कहेंगे? DGMO। ठीक है, इनको कहते हैं DGMO। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत S पेंडारकर हैं। ठीक है, याद रखना है इसको, अभिजीत S पेंडारकर। इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई की स्थान जगह ली है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन मुद्रा संकुचन के अर्थ की सही व्याख्या करता है? मुद्रा संकुचन मतलब, अच्छा ये बताओ कि मुद्रा अगर कम हो रही हो तो क्या होगा? इसको ऐसे समझते हैं, एक दुकानदार के पास 3 किलो आलू है। ठीक है, और 3 खरीदार हैं। ठीक है, अब उनके पास सबके पास 10-10 रुपये है, सबके पास 10-10 रुपये है, और इस पैसे से उनको आलू बेचना है। तो क्या करेगा दुकानदार? 10 रुपये किलो कर देगा। लेकिन मान लेते हैं कि तीनों को एक एक आलू देना है और इनके पास पैसे केवल 2-2 रुपये हैं, तो क्या होगा? तब भी वो आलू 2-2 रुपये में बेचना पड़ेगा उसे, क्योंकि आलू देना भी है और डिस्ट्रीब्यूशन में सामान रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मुद्रा संकुचन का मतलब होता है कि मुद्रा का मूल्य बढ़ गया, अब 2 रुपये में ही आलू मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है मुद्रा संकुचन। मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मराठा चौथ और सरदेशमुखी के रूप में कर वसूल करते थे। करेक्ट है। मराठों ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था। दोस्तों ये कथन गलत है। आपको पता है दोस्तों
कि पानीपत के कितने युद्ध हुए थे, आप ज़रा बताना इसके बारे में। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला हुआ था कब? 1526 में हुआ था। इसमें जो है बाबर था, और बाबर के अगेंस्ट कौन था? इब्राहिम लोदी था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी था। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा आंकड़ा बदलता है। पानीपत का दूसरा युद्ध ये 1556 में होता है, अकबर वीएस हेमू के बीच में। और तीसरा युद्ध होता है दोस्तों, तो इसमें 1761 में ये युद्ध हुआ था, और इसमें क्या हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली आपस में लड़े थे, और इसमें मराठों की भयंकर पराजय भी हुई थी। तो पहला कथन केवल यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन ए। और ये देखिए आपका अंतिम क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है कि नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती दोस्तों, ये क्या बनाती है? ये दोस्तों बनाती है एस्चुअरी, जिसको एस्चुअरी को आप कहते हैं ज्वार नदमुख। ठीक है, तो पहला कथन गलत। यह एक रिफ्ट वैली, जिसको भ्रंश घाटी कहते हैं, से बहती है, ये आपका करेक्ट है। तो केवल आर सही है, ए गलत है, आर सही है। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, इसके पहले मैंने आप लोगों को कल जो क्लास हुई थी उसमें जो जीआईसी का पेपर हुआ था उसके बारे में जो 40 प्रश्न हुए थे उनको मैंने हल करवाया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, और अगर ये वीडियो आपने वॉच नहीं किया है तो इसको भी आप देख डालिए। अब आगे क्या होना है कि जो आपका सिलेबस है उसके मुताबिक चैप्टर वाइज आपकी क्लासेज स्टार्ट की जाएंगी, आपका रिवीजन करवाया जाएगा, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप बेहतरीन तैयारी कर सकें। प्लस आपको मॉडल पेपर भी दिया जाएगा। धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।